जम्मू कश्मीर में कई लोगों को एप्रीहेंशंस थी कि अब बड़ी बड़ी कंपनीज आकर जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद लेंगी। छोटे छोटे जो गरीब तबके के लोग गांव देहात में बसते हैं उनसे कम कॉम्पनसेशन देकर जो है वो जमीनें ले ली जाएंगी और उन्हें बड़ी आसानी से जो है वो बेवकूफ बना दिया जाएगा और कम दाम पर जो है उनसे जमीनें ले ली जाएंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो नए कानून ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज किए हैं, जम्मू कश्मीर राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट रूल्स 2022, जिसको लेकर अभी ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए हैं। जब ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे तो उसके बाद फाइनल रूल्स जो है वो नोटिफाई हो जाएंगे। लेकिन इन रूल्स को नोटिफाई किया है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत, जो एक्ट जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हो चुका है। ये बड़ा ही मजबूत एक कानून है, जिस कानून में बताया गया है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को जम्मू कश्मीर में अगर जमीन खरीदनी है तो किसकी कंसेंट लेना जरूरी है, क्या कॉम्पनसेशन जो है वो देना पड़ेगा प्राइवेट कंपनीज को भी और सरकार को भी अगर किसी भी जमीन को एक्वायर करना है। मेरे साथ इस समय इसी पर बात करने के लिए एडवोकेट एच ए सिद्दीकी हैं, जो रेवेन्यू मामलों के जानकार हैं। इन्हीं से समझेंगे कि पहले जो कानून जम्मू कश्मीर में था, जिसके तहत जब जमीन एक्वायर की जाती थी तो लोगों को कॉम्पनसेशन दी जाती थी, उस कानून में और इस केंद्र सरकार के कानून में, जिसे जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लाया गया है, इस कानून में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या फायदा इससे लोगों का होगा और क्या केवल फायदा ही होगा या कोई नुकसान भी होगा। तो मेरे साथ एडवोकेट एच ए सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि रूल्स को छोड़ते हुए पहले अगर एक्ट की बात की जाए, एक्ट में क्या क्या ऐसे बदलाव हैं जो अब जम्मू कश्मीर में आएंगे, जो जम्मू कश्मीर का जो कानून है उससे मुख्तलिफ है? पल्लवी जी, मैं आपको एक बुनियादी बात बताऊं कि हमारा इस एक्ट से पहले जो लैंड एक्विजिशन को रेगुलेट करता था कानून हिंदुस्तान में या हमारे स्टेट में, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है। ये 1894 का जो कानून है ये उस वक्त बना था जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, और उस वक्त के हालात के तहत इस कानून के अंदर गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर थी कि वो पब्लिक पर्पस के नाम से या पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले और जो लैंड ऑनर है उसको कंपनसेशन पे कर दे। फिर जब देश आज़ाद हो गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी शुरू में जो है फंडामेंटल राइट रखी गई, वो भी पार्ट 3 का एक हिस्सा थी। मगर बाद में जब देखा गया कि इससे काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं नए हिंदुस्तान के तामीर में, एक्विजिशन के मामलात में और किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, तो फिर इसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर से डिलीट करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक लीगल राइट जो है रखा गया। अब उस कानून की रेफरेंस से आप ये बात समझें कि एक कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है इमिनेंट डोमेन का। ना, इमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट लीगली ये है कि स्टेट को पावर है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर कर ले एंड नोबडी कैन क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक एब्सोल्यूट पावर गवर्नमेंट के पास होना भी ज़रूरी थी, इसलिए कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है इट ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को यील्ड करना है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो वो जो पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन है कि स्टेट की एक पावर है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर कर ले, ये कंसेप्ट उस कानून के अंदर जो है वो रचा और बसा हुआ था। इस तरह से आप देखते हैं कि कोर्ट्स में भी जब ये मामला जाते थे एक्विजिशन के लेकर, तो कोर्ट्स भी कहता था दैट नो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस, इसलिए कि हम डेवलपमेंट के एजेंडे को नहीं रोक सकते। हम जो गवर्नमेंट के डिसीजन है वो सब्जेक्टिव डिसीजन है या ऑब्जेक्टिव डिसीजन है विद रेफरेंस टू लैंड एक्विजिशन, दे कैन नॉट बी स्टॉल्ड, दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड। फिर करते करते जब आपको याद होगा कि 2012-13 में एक बहुत बड़ी एजिटेशन वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में हुई, जब ये नैनो प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ पे, और वहाँ के लैंड ओनर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, और उस वक्त हमारे पार्लियामेंट में और हमारे जो पॉलिटिशियन थे, हमारी डिफरेंट पार्टीज़ थी, उनके अंदर एक सोच पैदा हुई कि क्यों हम एक नया कानून देश भर के लिए एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें फार्मर्स को, लैंड ओनर्स को उनको से हो। और आप देखेंगे कि इस नए कानून में, जिसका ये नाम आपने लिया है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, इसके इस टाइटल से ही आप देख सकते हैं कि एक तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के एलिमेंट को लाया गया, दूसरा रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के एलिमेंट को लाया गया। ये दोनों जो एलिमेंट थे, ख़ास तौर के ऊपर रिहेबिलिटेशन का और रीसेटलमेंट का कंसेप्ट,
ये हमारे पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर नहीं था। जम्मू कश्मीर का भी जो एक्ट था उसमें भी हाँ, उसमें भी नहीं था। वो भी यहाँ पे 1894 में चल रहा था, उसके अंदर भी रीसेटलमेंट का इशू जो है वो उस एक्ट के अंदर नहीं था। तो अब वहाँ पे दफ़ा 4 की नोटिफिकेशन होगी, प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन होगी, लैंड एक्विजिशन के लिए ऑनर्स को राइट होगा, वो उसको ऑब्जेक्ट करे कि साहब ये नहीं एक्वायर हो सकती। फिर सेक्शन 5 में जो है कलेक्टर साहब जो ऑब्जेक्शन सुनेंगे और फिर उनका अपनी एक रिकमेंडेशन बना के तो गवर्नमेंट को भेजेंगे। फिर गवर्नमेंट उस ऑब्जेक्शंस को देखेगी कि इन ऑब्जेक्शंस में कोई जान है या नहीं है। अल्टीमेटली सेक्शन 6 के तहत वो डिक्लेरेशन इशू कर देगी गवर्नमेंट कि हाँ जी ये पब्लिक पर्पस के लिए एक्विजिशन लाजमी है। वो जो डिक्लेरेशन सेक्शन 6 की हमारे उस पुराने कानून के तहत थी वो फाइनल होती थी, वो क्वेश्चन नहीं की जा सकती थी। उसके बाद फिर जो एक्विजिशन का प्रोसेस चलता था और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो से रहती थी वो कलेक्टर को ही रहती थी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन के लिए। और उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल सेक्शन 23 ओल्ड एक्ट के अंदर थे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कलेक्टर को कंसीडर करने हैं, मार्केट वैल्यू के रेफरेंस से जो भी चीज़ है। मगर अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती थी कि लैंड ओनर्स को उसकी प्रॉपर्टी का जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन नहीं मिल पाता। अब इस कानून की अगर बात की जाए तो क्या इसमें ये माना जाए कि अगर सरकार को भी आम किसी व्यक्ति की जमीन एक्वायर करनी है, किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए अगर करनी है, तो उससे कंसेंट लेना, उससे इजाजत लेना जरूरी होगा? देखिए, एक तो समझिए 2 तरह की एक्विजिशन की बात हो रही है। एक वो एक्विजिशन है जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक पर्पस के लिए। तो गवर्नमेंट को चूंकि एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है तो हर केस के अंदर उसको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। उसमें एग्जेम्पशन भी है कि गवर्नमेंट कहीं डिस्पेंस भी कर सकती है वो रिक्वायरमेंट। अलबत्ता जो प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं वो इंडस्ट्री के रेफरेंस से हों, हाउसिंग के रेफरेंस से हों, किसी भी रेफरेंस से स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, उनके लिए इसके अंदर जो प्रोविजन है वो ज़रा सख्त है। वो एक तो ये है कि आपको ग्राम सभा से एनओसी लेना है, उसकी कंसेंट लेना है। फिर जो लैंड ऑनर है 70 to 80% जो है, जहाँ 100 एकड़ से ज़्यादा लैंड एक्विजिशन में इन्वॉल्व होगी, उनकी कंसेंट लेना आपको लाजमी है। अगर वो मिनिमम 70% जो है लैंड ऑनर वो कंसेंट नहीं करते हैं तो कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है ये ज़मीन नहीं खरीद पाएगी यहाँ पर। इस तरीके से दूसरा इस कानून के अंदर जो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक्विजिशन के साथ साथ इन्होंने रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट को एक इसेंशियल पार्ट बनाया है। अब आज आप किसी आदमी को डिस्प्लेस कर लेते हो उसकी ज़मीन लेकर और उसको आप ना रिहेबिलिटेट करते हो ना रीसेटल करते हो तो वो फैमिली कहाँ जाएगी। मेरे ख्याल में जो 2013 का कानून है और जो यहाँ पे अब एक्सटेंड हुआ है, इस कानून के तहत जो हमारे लैंड ओनर्स डिप्राइव होंगे कहीं एक्विजिशन के रेफरेंस से या अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी लगता है तो उस रेफरेंस से, तो न सिर्फ एक्विजिशन के लिए उनको जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन मिलेगा बल्कि उनके साथ साथ वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का मामला, रिसेटलमेंट का मामला इंश्योर किया गया है इस एक्ट के अंदर। हाँ, इंश्योर किया गया। और न सिर्फ ये कि जहाँ पर पब्लिक यूटिलिटीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है किसी एक्विजिशन के उस बड़े रेफरेंस से, आपके हॉस्पिटल, आपके आंगनवाड़ीज़, आपके स्कूल्स, आपके रिक्रिएशन क्लब्स, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, आपकी फ्यूनरल ग्राउंड्स, जो भी समझिए कोई 25 शेड्यूल 3 के अंदर जो दी हुई, वो सारी जो एमिनिटीज़ हैं, सोशल एमिनिटीज़, वो प्रोवाइड करनी है उस रिक्वायरिंग अथॉरिटी को जो ज़मीन एक्वायर करेगी। तो अब उनके लिए न सिर्फ लैंड ऑनर को कंपनसेट करना है, लैंड ऑनर को रिहेबिलिटेट भी करना है, उसको रिसेटल भी करना है और उसको डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो एमिनिटीज़ इसेंशियल हैं वो भी देनी होगी। इसके साथ में अगर कॉम्पनसेशन के ऊपर ही सोचा जाए तो कॉम्पनसेशन में जो पहले जम्मू कश्मीर में एक्ट लागू था उसके तहत कितनी कॉम्पनसेशन जो है अब बढ़ेगी लोगों की अगर उनकी जमीन एक्वायर की जाती है? सरकार के मामले में कितनी कॉम्पनसेशन बढ़ेगी और प्राइवेट मामलों में भी क्या कॉम्पनसेशन डिटरमाइन करने का तरीका वही होगा? देखिए, जहाँ तक तो प्राइवेट कंपनीज़ का मामला है, इस एक्ट को लाने का एक मुद्दा ये भी था कि प्राइवेट एक्विजिशन में फैक्टर क्या होना चाहिए। वहाँ फैक्टर होना चाहिए विलिंग बायर, विलिंग सेलर। भाई आपकी ज़मीन है, आप विलिंग हैं तो आप सेल कीजिए, उनको लेनी है। इट इज़ ए मैटर बिटवीन बायर एंड द सेलर। सेलर कितने में देता है, कितने में नहीं देता है, यू डिसाइड द रेट। अब चूंकि इस पुराने एक्ट के अंदर ये था कि स्टेट एक्ट करती थी ऑन बिहाफ ऑफ सम प्राइवेट कंपनी या सम प्राइवेट, तो उस चीज को खत्म किया यहाँ पर। हाँ, अब सरकार की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, इसलिए कि सरकार जो है अपने लिए तो इंटरवीन करे, खुद तो एक्वायर करे, मगर किसी थर्ड पर्सन के लिए सरकार अपने एक नागरिक की प्रॉपर्टी ले और फिर वो अपनी मनमर्जी से ले, अपनी मनमर्जी का उसको जो कंपनसेशन दे, तो ये ज्यादती थी। इस वजह से इस प्रिंसिपल को भी, इसको जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो इसकी इस एक्ट की, उसके अंदर लिखा हुआ उन्होंने
कि चूंकि पुराने एक्ट के अंदर ये जो फार्मूला है विलिंग सेलर और विलिंग बायर का ये नहीं था, उसको हमने जगह दी यहां पर। अब अगर आपको प्राइवेट आदमी से बात करनी है, यू निगोशिएट द रेट, आप निगोशिएट कीजिए, आपको 100 रुपया मिलता है वो देने के लिए तैयार है, आप 100 रुपया लीजिए, आपको 1 लाख मिलता है वो देने के लिए तैयार है, आप लीजिए। तो स्टेट जो है उस इशू के अंदर अब नहीं आएगी कि आप निगोशिएट करें अपना रेट अपनी मर्जी से। तो ये नहीं होगा कि स्टेट जो है इसका कलेक्टर उठा के नोटिफिकेशन इशू करता है, जमीन किसी और के लिए ली जा रही है, स्टेट जो है वो एक्ट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ दैट थर्ड पर्सन, तो वो नहीं होगा। और सरकार को अगर कोई लैंड एक्वायर करनी है किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, हाँ, जहां तक सरकार को लैंड एक्वायर करनी है किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके अंदर तो पहले भी जो था कि सरकार की पावर जो है वो कर्टेल इस एक्ट के अंदर नहीं की गई है। यहाँ पे डिफरेंट एक्ट जो है उनका भी रेफरेंस दिया गया है कि जहां जहां वो एक्ट होंगे, वो एक्विजिशन जो है उन एक्ट के तहत होगी, वहां ये नहीं लगेगा, या जहां पे इनकंसिस्टेंसी होगी तो वो एक्ट जो है प्रिवेल करेंगे। सरकार की जो पावर है एक्विजिशन के लिए, वो डिफेंस का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन सरकार के ऊपर नहीं होगी। अलबत्ता ये है कि सरकार को अब जो लैंड एक्वायर करनी होगी उसके लिए सोल्यूशन पहले था 15%, 15%। अगर आपको 100 रुपये सरकार जो है वो कंपनसेशन दे रही है तो उसके ऊपर आपको सोल्यूशन जो है, ये कंपलसरी एक्विजिशन का एक समझिए एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन है। आपसे जबरदस्ती हमने आपकी प्रॉपर्टी ले ली तो आपको उस प्रॉपर्टी का जो दुख हो रहा है वो हम आपको सोल्यूशन के अंदाज से हम 15% दे रहे हैं। तो इस एक्ट के अंदर जो है इट्स ए वेलकम एंड वेरी हैप्पी मूव कि यहाँ पे 100% सोल्यूशन है। 100% अगर आपका कंपनसेशन जो है 1 लाख बनता है तो 100% सोल्यूशन जो है वो सरकार को देना पड़ेगी, 2 लाख आपको जो है वो मुआवजा उसका मिलेगा। इसमें ये भी समझना चाहूंगी कि मान लीजिए आपकी जमीन की कीमत जो है वो 4 लाख रुपए है, उसके ऊपर आपका जो एडिशनल डैमेजेस बनते हैं, यानी कि आपकी उसके ऊपर बिल्डिंग भी थी, उसकी अमाउंट जब कैलकुलेट की तो 1 लाख और ऐड हो गया, 5 लाख हो गया, फिर उसके आसपास आपके कोई पेड़ लगे हुए थे, कोई ऑर्चर्ड था या कुछ था, उसके पैसे अगर ऐड किए तो आपका 5.5 लाख हो गया, और अगर कोई खेती बाड़ी हो रहे थे उसकी अमाउंट ऐड की तो आपका 6 लाख 7 लाख रुपए ओवरऑल जो है वो कंपनसेशन की अमाउंट अगर बन जाती है। 7 लाख अमाउंट बनने के बाद सोलेशियम जो है उसे ऐड करके मुआवजा टोटल 14 लाख मिलेगा, या फिर जो ओरिजिनल कीमत थी जमीन की 1 लाख रुपए सोलेशियम उसी के ऊपर मिलेगा? देखिए, जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आपकी ज़मीन भी आएगी, आपका मकान भी आएगा, आपका आर्चर्ड भी आएगा। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो सारी चीज़ें जो ज़मीन के साथ अटैच्ड है वो सारी आएंगी। तो इसलिए एक्विजिशन आपकी प्रॉपर्टी की हो रही है। यू कांट बाइफरकेट, साहब ये लैंड एक फैक्टर है, हाउस दूसरा है, दुकान तीसरा है, इसलिए हमने ज़मीन दे दी, चूंकि ज़मीन के ऊपर ही मकान खड़ा तो वो नहीं मिलेगा। नो, आपको इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर, बिकॉज योर प्रॉपर्टी इज बीइंग एक्वायर्ड एंड लैंड अलोन इज नॉट योर प्रॉपर्टी, लैंड इज योर प्रॉपर्टी, करेक्ट, हाउस इज योर प्रॉपर्टी, करेक्ट, शॉप है तो वो आपकी प्रॉपर्टी, आपका ऑर्चर्ड है, आपका 1 दरख्त है, 10 दरख्त है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो इन पहले एक्ट के अंदर भी जो है इसका प्राविधान था, प्रोविजन था कि उनको कंपनसेशन मिलता था। तो अब भी जो है ये रखा गया है कि इवन आपकी लैंड की अगर वैल्यू कम होती है इस एक्विजिशन से, कहीं फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, दैट कैन आल्सो बी एन एलिमेंट कि वो इस कंपनसेशन के अंदर इंक्लूड किया जाए। दैट इज हाउ यू कैन पुट अप योर केस बिफोर द कलेक्टर के साहब मेरी ज़मीन इस एक्विजिशन से जो कोलेटरल डैमेज हुआ है, मेरी बाकी प्रॉपर्टी को, मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को, मेरे मकान को, मेरी दुकानों को, मेरे लिवलीहुड को, मेरी फैमिली को, वो सारी चीज़ें आप कलेक्टर के सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर कलेक्टर वो मान जाता है उस बात को तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानता है, इसी के अंदर फिर एक जो है अथॉरिटी भी बनाई गई है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, बल्कि आप कलेक्टर को कहेंगे कि आप इसका रेफरेंस करें टू दैट अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी ने फिर आपकी बात जो है, जो कलेक्टर ने अनसुनी कर दी है, उस अथॉरिटी को वो सुनना है। और जब तक वो अथॉरिटी गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती है, इन रूल्स के मैं पढ़ रहा था कि तब तक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, दे कैन एक्ट एज दैट अथॉरिटी। तो मतलब आप डायरेक्ट जज के पास फिर ले जा सकते हैं उस मामले को और कह सकते हैं कि कलेक्टर ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन ये मेरा केस। बिल्कुल ले जा सकते हैं। पहले भी ये था कि इफ ए लैंड ऑनर इज एग्रीव्ड ऑफ द फिक्सेशन ऑफ रेट, तो वो सेक्शन 18 के तहत रेफरेंस सीख करता था, कलेक्टर से कहता था भाई ये रेफर करो मैटर डिस्ट्रिक्ट जज को। तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है दफ़ा 18 के तहत वो अवार्ड पास करते थे। तो अब जो है उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज के बजाय एक अथॉरिटी जो है वो नोटिफाई करनी है, कॉन्स्टिट्यूट करनी है। उसमें जो है वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का, या एक ऐसा एडवोकेट जिसकी 7 ईयर्स एबो प्रैक्टिस होगी वो। लेकिन सोलेशियम की जैसे हमने बात की, सोलेशियम ऐड करके अब डबल मुआवजा ये कहा जा सकता है लोगों को मिलेगा। वो तो जब आपका अवार्ड होगा, उस अवार्ड के अंदर ये डिफरेंट हेड्स हैं
कि आपका आर्चर्ड का इतना आया, आपके हाउस का इतना है, आपकी शॉप का इतना, आपकी लैंड का इतना है, उसके ऊपर जो है फिर आपको सारा जो कंपोनेंट, मान लीजिए आपका 1 लाख बना तो उसके ऊपर सोल्यूशन ऐड होगा और फिर जो है वो डबल हो जाएगा। और 85% पिछले एक्ट से कंपैरिजन में अब इंक्रीज हो चुका है। 85% इंक्रीज, वहां तो 15% था, तो नाउ यू विल गेट 100%, 85% इंक्रीज। इसके अलावा अगर बात की जाए इसी एक्ट की, और ये जो नए रूल्स ड्राफ्ट किए गए हैं, इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की गई है कि कहीं पर भी जमीन एक्वायर करने से पहले देखा जाएगा कि इसका समाज के ऊपर असर क्या पड़ेगा। तो उसके बारे में डिटेल जानना चाहूंगी कि उस सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या असर पड़ेगा आज के बाद जम्मू कश्मीर में एक्विजिशन पर। देखिए, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है इस एक्ट के अंदर, इसलिए कि आप जो है आंखें बंद करके एक्विजिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हो। भाई अल्टीमेटली आपने एक्विजिशन अगर तो किसी पब्लिक पर्पस के लिए करनी है तो इस समाज में उसका असर तो होगा नेगेटिव या पॉजिटिव। उस असर को स्टडी करना लाजमी है, उससे इकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे सोसाइटी की अपनी ये जो एक कम्पैक्ट सा इसका कल्चर है, इनका रहन सहन है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इनकी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये जो सोशल इम्पैक्ट स्टडी थी किसी एक्विजिशन के करने से पहले, ये उस पहले एक्ट में तो थी नहीं। इस एक्ट के अंदर ये इसलिए लाई गई कि यार ये जो हम आंखें बंद करके एक्विजिशन का डिसीजन कर लेते हैं और फिर हम एक लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट शुरू कर देते हैं, उसको स्टॉप किया जाए। तो इस वजह से अब कहीं एसटीज हैं, एससीज हैं, दबे कुचले लोग हैं, लैंड बहुत थोड़ी थोड़ी हैं और आप एक्विजिशन का डिसीजन कर रहे हैं, आपके पास अल्टरनेटिव लैंड भी नहीं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनकी फैमिलीज बढ़ रही हैं। तो इस इशू को एग्जामिन करने के लिए ये जो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा एक्विजिशन का, उसकी स्टडी लाजमी होगी। और न सिर्फ ये स्टडी जो है प्रीलिमिनरी सर्वे के साथ होगी, बल्कि इस स्टडी को फर्दर एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो एग्जामिन करेगा, वो एनालाइज करेगा और वो फिर वो आप पे रिकमेंडेशन भी देंगे कि हाँ साहब ये एक्विजिशन की जाए न की जाए। अगर की जाएगी तो ये एस्पेक्ट इसमें एड्रेस करने हैं ताकि जो इसका नेगेटिव और एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी के ऊपर, उसको रोका जाए और उनके उन ग्रीवियंस को रिड्रेस किया जाए। उसके लिए रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट जो है पैकेजेस जो है वो रखे जाएं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि एक मान लीजिए कि एक इलाका है, वहां पर वो लोग भी रह रहे हैं जिनकी अपनी जमीन है, लेकिन कुछ एक वो लोग भी रह रहे हैं जिनकी जमीन तो नहीं है लेकिन जिन्होंने वहां पर अपना घर बना लिया है या जिन्होंने अपना वहां पर कारोबार शुरू कर दिया है या कोई वहां पर झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहा है। तो जब रिहेबिलिटेशन की बात की जाती है तो क्या रिहेबिलिटेशन केवल उन्हीं लोगों की होगी जिनकी जमीन एक्वायर की जा रही है, जो लैंड ओनर्स हैं, या बाकी लोग भी जो अफेक्ट होते हैं उससे उनकी भी रिहेबिलिटेशन का या उन्हें भी कॉम्पनसेशन का कोई एक तरीका निकाला गया है? नहीं, इस एक्ट के अंदर तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें ये जरूरी नहीं कि आपकी जमीन ही हो, आप एग्रीव्ड पर्सन है, आप अफेक्टेड पर्सन है, आप इंटरेस्टेड पर्सन है, अगर उस एक्विजिशन से आपको किसी भी प्रकार से एडवर्स इफेक्ट होता है। अभी आप देख लीजिए हमारे जो फॉरेस्ट राइट प्रोटेक्शन का इशू है, अगर कहीं पे एक जंगल जो है वो एक्वायर हो रहा है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए, डाइवर्ट करती है गवर्नमेंट, वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट किसको होगा? हमारे जो फॉरेस्ट डवेलर है एसटीज को होगा, या जो लोग डिपेंडेंट हैं एक्सक्लूसिवली ऑन फॉरेस्ट उनको होगा। अब उनका ये जो राइट है इसको आपने इस एक्ट के अंदर देखें कि प्रोटेक्ट किया है उन्होंने कहा है कि जहां आपका इस किस्म का राइट अफेक्ट हो रहा है उन लोगों को कैसे, क्योंकि रिहेबिलिटेशन के एलिमेंट को आपने एक्वायर कर लिया फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट राइट्स तो आपने उनको दी, मकान उनके वहीं हैं, कैटल उनके उसी के ऊपर, लाइव स्टॉक उसी के ऊपर जिंदा रह रहा है और आप जो है एक्वायर कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन वहां पे स्टार्ट हो गई। किस तरीके से ये लोग लाइव होंगे? तो इसलिए अब ये जरूरी नहीं है कि जिसकी जमीन जाए उसी को कंपनसेट या रिहेबिलिटेट करना है। जिसकी जमीन नहीं भी है मगर अगर वो उस एरिया के अंदर उस एक्विजिशन से एडवर्सली उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी लाइफ पर, उसकी लिवलीहुड पर, उसकी अपनी लाइफ स्टाफ के ऊपर, तो वो भी एक अफेक्टेड पर्सन है। गवर्नमेंट को उसके लिए भी इसके अंदर जो है रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का पैकेज देना है। इसके अगर एक एग्जांपल जम्मू कश्मीर में देखी जाए, जो देखने को भी मिला कि अगर हाई कोर्ट जो है वो रायका के जंगलों में बनाया जाता, तो रायको के जंगलों में जो लोग रह रहे थे, जिनका यह कहना था कि हम सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अभी ये मैटर नहीं करेगा कि जमीन उनकी है या नहीं है, या क्लेम उनका बनता है या नहीं है। अगर सरकार वो जमीन एक्वायर करती है हाई कोर्ट के लिए तो उन सभी लोगों को रिहेबिलिटेट करना ही पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक तो इस एक्ट का ताल्लुक है, इस एक्ट ने कहा है कि जहाँ पे अवार्ड पिछले एक्ट के तहत पास हो चुके हैं तो वो रेगुलेट उसी एक्ट के तहत होंगे। जहाँ पे फाइनल अवार्ड लैंड एक्विजिशन का नहीं पास हुआ है, जहाँ तक रायका के इशू है, मेरे ख्याल में चूंकि उसमें प्राइवेट लैंड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से प्रोबेबली वो गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र की है फॉरेस्ट लैंड और उसके लिए एनओसीज भी जो है वो ली गई हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस उसको यूज़ करने के लिए। तो वहाँ पे ये इशू
अगर कोई लोग ऐसे हैं जो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं तो उनको प्रोजेक्ट करना है, मगर वहाँ पे एक्विजिशन इस अंदाज की इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लैंड, जो गवर्नमेंट की लैंड है, उसको ट्रांसफ़र किया नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए। मगर अगर कोई शख्स एस्टेब्लिश कर सकता है कि हाँ उस फॉरेस्ट के ऊपर उसका सर्वाइवल था या वहाँ उसकी कोई राइट है जो एडवर्सली अफेक्ट हो गई, ही कैन अप्रोच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इसके अंदर नोटिफाई होंगी इस नए एक्ट के तहत, और अगर एस्टेब्लिश करता है अपना क्लेम, दैट अथॉरिटी कैन कंसीडर दैट इशू। इसके अलावा अगर समझा जाए तो इसमें ये भी बताया गया कि अगर अलग अलग जगहों पर अगर प्राइवेट प्लेयर्स आकर कहीं पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें भी जो है ग्राम सभा से भी वहां पर परमिशन लेनी होगी। ग्राम सभा का रोल समझना चाहूंगी, सरकारी भी अगर कहीं पर लैंड एक्वायर होनी है तो उसमें भी ग्राम सभा का कोई रोल है या उसमें ग्राम सभा का कोई रोल नहीं है? देखिए, अब बहुत सारी जगह हैं वहाँ के जहाँ ग्राम सभा जो है विलेज के अंदर अनयूज लैंड है, स्टेट लैंड है, काच राइज है, उसको कहीं कहीं मैनेज कर रही है। तो उस सिचुएशन में तो ग्राम सभा का एक रोल बनता है कि वो अपनी बात रखे। इसलिए इस एक्विजिशन में, और ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहाँ जहाँ एक्विजिशन होगी, ग्राम सभा का बहुत बड़ा रोल जो है वो बताया गया है। और इन ग्राम सभा की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, कलेक्टर की ड्यूटी है, सब जो पंचायत से उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों को नोटिफाई करें, लोगों को अवेयर करें और उसके बाद उस ग्राम सभा के अंदर लाएं, और वहाँ पे हाफ ऑफ द पर्सन शुड रिमेन प्रेजेंट, अपनी बात जो है वो प्रोजेक्ट करें, सारी बात करें। तो ग्राम सभा का जो रोल है वो प्राइवेट के अंदर भी तो रहता ही है, मगर जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड भी होगी किस तरीके से, क्योंकि ग्राम सभा अल्टीमेटली आप देखेंगे जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसके तहत समझो वो भी किस्म के कस्टोडियन हैं ऑफ दी स्टेट प्रॉपर्टीज़ अपने अपने उस सेक्टर के अंदर। तो अगर कहीं एक्विजिशन होगी तो उनकी से जो है वो भी मैटर करेगी, क्योंकि ग्राम सभा या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इनको भी एक्सपेंड करना है उन एरियाज़ में। अब अगर पंचायत को स्कूल बनाना है अपनी पंचायत के अंदर, पंचायत घर उसको बनाना है, उसको कहीं कोई कम्युनिटी हॉल बनाना है, उसको कल हॉस्पिटल बनाना है, उसको वेटनरी के लिए कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो अगर वो जगह ही नहीं होगी तो कहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए पंचायत इंस्टीट्यूशंस की से इस नए एक्विजिशन एक्ट, ग्राम सभा की से जो है वो काफ़ी मायना रखती है। जहाँ तक प्राइवेट प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, जो प्राइवेट प्लेयर है लैंड एक्वायर करने के लिए, दे आर वेलकम, दे कैन एक्वायर, मगर अब ये नहीं होगा कि सरकार उनके लिए एक्ट करेगी। वो आए, वो आपको अप्रोच करें, वो माहौल बनाएं। अगर आप तैयार हैं अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए, उनको रीजनेबल रेट्स के ऊपर देने के लिए, और वो आपको वो प्राइस जो आप मांग रहे हैं देने के लिए तैयार हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पर आप उनको जमीन मिलेगी, उनकी टर्म्स कंडीशन पर नहीं मिलेगी। वो तो अब आप और वो दोनों मिलके जो डिसाइड करेंगे, निगोशिएट करें, और रेट का बात हो, सोल्यूशन की बात हो, एडिशनल कंपनसेशन की बात हो, एक्स्ट्रा जो है रीसेटलमेंट पैकेज की बात हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात हो, तो ये सारे इशू जो है अब चूंकि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इशू उसी वक्त क्रॉप अप होंगे कि जब कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कौन उस प्रोजेक्ट को पायलट कर रहा है, उसके अंदर कितना स्कोप है एक्सपेंशन का, तो वो भी देखा जाएगा। और ये फिर इशू केस टू केस जो है वो क्रॉप अप होंगे जब, तो डिस्कशन इसके ऊपर जो है ज्यादा बेटर रहेगी। आखिर में सिद्दीकी साहब, अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए इस नए एक्ट के बीच में और जो जम्मू कश्मीर में पहले से एक्ट लागू था उसके बीच में, तो क्या क्या वो मेजर पॉइंट्स है जो लोगों के लिए जानना जरूरी है? क्या ऐसा भी कोई प्रोविजन था जो पिछले एक्ट में था जो अब इस एक्ट के तहत खत्म हो चुका है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव लॉ है, और जिस तरीके से मैंने बताया कि इसकी ज़रूरत ही इसलिए पड़ी थी कि लैंड ओनर की से हो, और इस एक्ट के अंदर ये बड़ी बात है कि लैंड ओनर की से है, ग्राम सभा की से है, उसकी कंसेंट होगी, लैंड एक्वायर होगी, और उसके बाद जो एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन है उसके साथ ही रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट का जो कंपोनेंट है वो बहुत ही एक वेलकम स्टेप है। जहाँ जहाँ भी एक्विजिशन का इशू आएगा, जो लैंड ओनर्स डिप्राइव होंगे अपनी लैंड से, प्रॉपर्टी से, नाउ दे कैन क्लेम दिस रीसेटलमेंट, और उसके बाद जो ये है कंपनसेशन, वो अब न सिर्फ केवल वही 15% सोलेशन वाला कंपनसेशन होगा, बल्कि 100% सोलेशन प्लस जो मार्केट रेट जो फिक्स होगा। और अगर कोई आदमी उस मार्केट रेट से सेटिस्फाई नहीं है तो जो नोटिफाइड अथॉरिटी है जिसको रेफरेंस के लिए वो अग्रीव्ड पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, दे कैन गेट द रेट रीफिक्स्ड बाय दैट अथॉरिटी, जैसे पहले सेक्शन 18 में डिस्ट्रिक्ट जज करते थे। तो मेरे ख्याल में काफ़ी प्रोग्रेसिव प्रोविजन है इसके अंदर, और अब लैंड ओनर्स की अब जो है काफ़ी से है, और उम्मीद की जा सकती है कि इस कानून के यहाँ पे फुली इम्प्लीमेंट होने के बाद कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि जहाँ लैंड ओनर वो अपने आप को एग्रीड फील करे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि 2-3 मेजर पॉइंट्स है जो लोगों के लिए समझना जरूरी है। और मैं जरा क्लैरिफाई भी कर दूं कि जब ये बात की जाती है कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें जो लैंड ओनर है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो सरकारी जमीन है वो अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए वो सरकार से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल की, किसी आम व्यक्ति की जमीन अगर वो खरीदना चाहते हैं, किसी गांव में जाकर वो जमीन खरीदना चाहते हैं, तो उस गांव में जिस व्यक्ति की वो जमीन होगी उससे कंसेंट लेना जरूरी होगा और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नेगोशिएट किया जाएगा कि कॉम्पनसेशन कितनी मिलेगी। वहीं सरकार भी जहां पर जमीन जो है वो एक्वायर करेगी या कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर जमीन एक्वायर करता है तो इस नए कानून में यह भी कहा गया है कि सोलेशियम 100% मिलेगा, यानी कि जितना भी मुआवजा आपकी जमीन का बनता होगा उसका डबल अमाउंट जो है वो अब आम लोगों को मिला करेगा उनकी जमीन का।